तो बच्चों, हमने इस पाठ के एक भाग में जाना है कि वर्ण क्या होते हैं। उसमें हमारे हिंदी भाषा में वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, 52। उनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, जिसमें हम लोग अभी स्वरों के भेदों को समझे हैं और अभी उसके बाद व्यंजन के भेदों को हम समझ रहे थे, जिसमें आपने स्वर, अंतस्वर, उसमें व्यंजन को समझा है, संयुक्त। और अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर, व्यंजन और उसमें व्यंजन के बाद आपने हिंदी की कुछ और ध्वनियों को भी पढ़ा है, ढ और ढ, जिनका प्रयोग मैंने बताया है कि भाषा के आरंभ में नहीं होता है, मध्य तथा अंत कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है संयुक्ताक्षर। हिंदी के वर्ण में छ, त्र, ज्ञ और श्र, इन चार वर्णों को हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। इसलिए क्योंकि ये वर्ण जो है कि 2 वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छ के लिए आधा क और श का प्रयोग किया गया है, तब जा कर के तो ये बनता है छ। और इससे बनने वाले शब्द क्षति, क्षमा, कक्षा या अन्य कहे जा सकते हैं। फिर है त्र के लिए त और आधा त और र का प्रयोग किया गया है, जिससे इस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं। ठीक। फिर है उसके बाद है आपका ज्ञ में आधा ज और इया का प्रयोग किया जाता है, जिससे बन जाता है ज्ञ। ठीक है। फिर उसके बाद है श्र में आधा स और र का प्रयोग किया जाता है, जिससे बनता है स्र। ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से संयुक्त व्यंजन में, संयुक्ताक्षर में हम 2 वर्णों को मिला करके उन्हें बनाया गया है, जिसकी वजह से हम इन्हें संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक। अब आ गया द्वित व्यंजन। बच्चों, हमने बोला है आपसे कि हम भाषा में उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो द्वित व्यंजन में यहाँ पे वे व्यंजन हैं जो 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं। ठीक। ये इसमें संयुक्ताक्षर में नहीं है। संयुक्ताक्षर सिर्फ आपका 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। इसको आप इसमें मिक्स नहीं करेंगे। यही 4 आपका संयुक्ताक्षर है। अब ये द्वित व्यंजन अलग चीज़ है। ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है, आप इसको जान लेंगे बस। मात्र 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्वित व्यंजन। जैसे कि पक्का, धक्का, इसमें क और क एक साथ मिला हुआ है। रस्सी, गुस्सा, इसमें श एक साथ मिला है। समान व्यंजन, समान मतलब कि आधा क और पूरा क। ठीक। दोनों क ही है। ठीक। उसी तरीके से बच्चों, ये सारे जो द्वित व्यंजन हैं, इसमें जो है कि आधा व्यंजन जो जुड़ रहा है उसमें खड़ी पाई हटा दी गई है, तब जाके तो वो दूसरे व्यंजन से जुड़ा हुआ है। तो जो जैसे अगर हम लिख रहे हैं ख, तो ये हो गया आधा, और उसमें ये जो लगता है उसको हम कहते हैं खड़ी पाई के साथ लगने वाला व्यंजन। ठीक। तो इस पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे स्वयं। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है उसे खड़ी पाई कहते हैं। कुछ पाई वाले व्यंजन इस प्रकार होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक व्यंजन में खड़ी पाई रहती है। अगर वो नहीं लगाई जाती है तभी अगर किसी अन्य के साथ वो जुड़ रही है तो खड़ी पाई हट जाता है। ठीक। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई मध्य में होती है उनमें घुंडी हटाकर अगले व्यंजन के साथ उन्हें जोड़ा जाता है। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो कि खड़ी पाई जिसमें नहीं लगाए जाते हैं, तो उनको किसी अन्य शब्द से जोड़ने के लिए नीचे उनके हलंत लगा करके लगाया जाता है, जिससे यह मालूम होता है कि वो अधूरे हैं। ठीक। फिर यहाँ र का विभिन्न रूप हमारे हिंदी भाषा में र को कितने प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, उसके बारे में आप बच्चों आप खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है।
इसमें रेफ होता है, पदेन होता है, ठीक है। रेफ होता है और पदेन होता है। जो रेफ होता है उसको ऊपर ऐसे लगाते हैं, जो पदेन होता है वह नीचे ऐसे, किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे जुड़ता है या फिर इस तरीके से करके जुड़ता है, ठीक। और एक तो अपने पूर्ण रूप में र का प्रयोग होता है हिंदी वर्णमाला में, तो इसको आप समझेंगे। अब हम आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान पे। बच्चों, जब मैंने आपको वर्णमाला बताया है तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को छूते हुए ध्वनि का उच्चारण करती है, इसलिए उसे स्पर्श व्यंजन कहता है। और सभी व्यंजन हमारे जो है कि उनके वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे है। कंठस्थ बोलते हैं, जो क ख आ क ख ग घ अंग होते हैं, इन्हें कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं, जिनका उच्चारण गले से होता है। तालव्य, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, जिसके अंतर्गत च छ ज झ इया और स्र आते हैं। तो बच्चों, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ आपको। मूर्धन्य, इसमें तालु के मूर्धा भाग से मतलब जीभ हमारे तालु के मूर्धा भाग को टच करती है, छूती है, जिससे कि यह वर्ण निकलते हैं री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श, ठीक है। फिर उसके बाद है दंत। दंत में दांतों को टच करती है जीवा, और उससे फिर जो वर्ण निकलते हैं वो हैं त, थ, द, ध, न, ल, ठीक। फिर ओष्ठ व्यंजन, जिसमें दोनों ओठों की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं, प, फ, ब, भ, म, ये वर्ण है। नासिक में मुख और नाक का प्रयोग होता है, जैसे अंग, अंग, इया, न, म। दंतोष्ठ में दांत और ओठ के निचले हिस्सा और दांतों को मिलने से जो वर्ण निकलते हैं, जैसे कि व, ठीक है। और दंतोष्ठ, बस इतना ध्यान में रखिएगा, बस एक ही वर्ण होते हैं, व। कंठोष्ठ में कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग होता है, जैसे कि ओ और अ। कंठ तालव्य में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है, ए और ए। स्वर यंत्र से मतलब डायरेक्टली हमारे हृदय से होकर के निकलती है, वो है ह और आ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे व्यंजनों को एक अन्य तरीके से वर्गीकृत किया गया है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर उनको दो तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे वर्णों का उच्चारण स्थान का आधार था और यहाँ पे क्या है, उच्चारण का आधार है, ठीक है। यहाँ पे स्थान को महत्व दिया गया है और यहाँ पर उनके उच्चारण के आधार की मतलब किस तरीके से उच्चारित किया जा रहा है। तो अल्प प्राण में उनके उच्चारण में कम समय लगता है और कम वायु की आवश्यकता होती है। अब जिसमें कम समय लगता है और कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। अब अल्प प्राण कौन कौन से हैं? क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ढ, अड़, अण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। तो बच्चों, आपने देखा इसमें एक एक वर्ण को छोड़ करके अगला वर्ण, जैसे कि पहले क, ख, ग में 3 वर्ण लिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से अगले तालव्य में च, छ, ज, झ में, इया में 3 वर्ण है, च, छ, च, ज, इया, मतलब कि एक वर्ण छोड़ करके जो वर्ण है वो क्या है, अल्प प्राण है। और द्वितीय मतलब कि हर एक वर्ण के पहला, प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर को अल्प प्राण बोलते हैं और द्वितीय और चतुर्थ को महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे और अध्ययन करेंगे। आगे है महाप्राण। इसके उच्चारण में समय अधिक लगता है और वायु अधिक मात्रा में लगती है,
ठीक है। तो ऐसे व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। घ, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ़, थ, ध, फ, भ, स, श, ह, ये महाप्राण व्यंजन है। ठीक। अब आपने जाना स्वर के वर्गीकृत करने के दो तरीके आपने जान लिए। एक तो उच्चारण स्थान का आधार और दूसरा है उनके उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण के आधार पे। ठीक। अब हम तीसरा जानेंगे उनके वर्गीकरण का स्वर कंपन के आधार पर। तो स्वर कंपन के आधार पर उन्हें सघोष और अघोष कहा जाता है। ये भी कुछ ये अल्प प्राण महाप्राण की ही तरह है। सघोष में हवा जो है हमारे मुंह से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं उसमें वायु स्वर यंत्रिका से टकरा कर बाहर निकलती है और वो एक घोष के साथ, मतलब कि ध्वनि के साथ मतलब तेज आवाज़ में बाहर आती है। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। ठीक। और सघोष में कौन कौन से स्वर हैं? कौन कौन से वर्ण हैं? पहले तो स्वर में से 12 स्वर हैं। अ, आ, ई, ए, ओ, और आ जो आगत है वो भी। फिर उसके बाद व्यंजन में जो आपका तृतीय और चतुर्थ व्यंजन है, यानी कि पहला दूसरा छोड़ करके तृतीय और चतुर्थ व्यंजन, तृतीय चतुर्थ और पंचम, हर वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम जो है कि वर्ण इसमें ले लेना है। जैसे कि घ, घ, अंग, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़, ड़, ढ़, द, ध, न। ठीक है। ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। यह 22 कुल व्यंजन मिलाकर के सघोष बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अघोष। अघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका कंपन नहीं होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका कंपन नहीं होती है, मतलब कि आवाज़ कम होती है और कंपन्नता कम होती है। बच्चों, जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्प प्राण और महाप्राण और सघोष और अघोष इन दोनों को पढ़ने में बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि उसका वर्गीकरण कुछ अन्य तरीके से किया गया है और इसका वर्गीकरण अन्य तरीके से किया गया है। तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा पढ़ने में, समझने में, लेकिन आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार प्ले करके पॉज करके आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका कंपन नहीं होता उसे हम अघोष कहते हैं। और अघोष कहे जाने वाले वर्ण हैं कौन कौन से? हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। ठीक है। और साथ ही श, श, ह। ठीक। अब देखिए यहाँ पे स, स, ह महाप्राण था, जिसमें कि कहा गया है कि वायु अधिक मात्रा में लगती है, उच्चारण में समय अधिक लगता है। और यहाँ पे ये अघोष में है, जिसमें कहा गया है कि स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी, लेकिन फिर भी ऐसा है, क्योंकि प्राचीन वेद शास्त्रियों ने जिन्होंने हमारे भाषा को तरह तरह से उनका आलोचना किया है और अपने ग्रंथों की रचना की है। पतंजलि हैं, त्रिमुनि हैं, हमारे हिंदी भाषा की जननी संस्कृत का अष्टाध्यायी वर्त और कात्यायन, पतंजलि, मतलब कि जो त्रिमुनि होते हैं, त्रिमुनि हैं हमारे कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। ये तीनों ने जिस तरीके से वर्गीकरण किया है मुख्यतः पाणिनि ने, तो हम उन्हीं के अनुसार ही इस भाषा का अध्ययन करते हैं, हिंदी भाषा का भी। आगे हम चलते हैं वर्ण विच्छेद। बच्चों, अभी तक आपने वर्णों के बारे में जाना है, अब हम जानेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। बच्चों, आपको पता है कि वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द में आपने इसके पहले की कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि जब शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग किया जाता है तो देखा जाता है कि जो वर्ण हैं वो बहुत ही छोटी छोटी ध्वनियों के मिल से मिल के बनते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कमल। तो अब यहाँ पे कमल में कितनी ध्वनियाँ मिल के बनी हैं? आधा क
आधा म, आधा ल, अ। इन 6 ध्वनियों को मिला करके बनता है कमल। फिर है मैदान। मैदान में कितनी ध्वनियाँ हैं? म प्लस ए, द प्लस आ, न प्लस अ। ये 6 ध्वनियाँ मिला करके मैदान बना है। ठीक, तो इसी तरीके से हर एक शब्दों का विच्छेद करके अगर देखा जाता है तो बहुत सी ध्वनि मतलब उसमें की सारी ध्वनियाँ निकल कर के बाहर आती हैं। पता चलता है कि वह कितनी ध्वनियों से मिला करके बना है। तो इस तरीके से इसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को अलग करके लिखा जाता है। इसको ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है और हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखा जाता है तो स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, कौन कौन सा? अंग, इय, अड़, न, म। ठीक है, ये 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, जब स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी किया जाता है तो वह अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं आज के गृह कार्य पे। आप इस अध्याय को वीडियो रोक करके प्रथम भाग, द्वितीय भाग पूरा देखेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अपने पुस्तक के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पेज नंबर 20 पर 5वां वर्ण विच्छेद, फिर है 6वां नीचे दिए गए व्यंजनों के संयोग से बनने वाले 2 शब्द। ठीक है, जैसे कि स और ट को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ऐसे इष्ट। ठीक, फिर ज्य नहीं, ज्ञ। ठीक है, फिर आधा ल और ल को मिला दिया है तो ऐसे मल्ल। जैसे क्या बन जाएगा? कष्ट, दुष्ट, ज्ञान, विज्ञान, मल्ल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 शब्द लिखिए जिनमें वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सरसाइज एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू।